एक टाइम था जब यूरोप में कंट्रीज ही नहीं होती थी, ना इटली ना जर्मनी, पूरा का पूरा यूरोप सिर्फ और सिर्फ रेवोल्यूशन से हिल गया था। आज स्टार्ट करते हैं उसी इंटरेस्टिंग स्टोरी का पार्ट 1। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पार्ट 1। क्लास 10th का ये चैप्टर बोरिंग नहीं, पूरी की पूरी नेटफ्लिक्स सीरीज है। रेवोल्यूशन, सीक्रेट सोसाइटी, वॉर, नेशनलिज्म और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। एंड ट्रस्ट मी, आज तक आपको हिस्ट्री इतनी इजी कभी नहीं लगी होगी। सो कॉपी पेन रेडी रखो, आज से आपकी हिस्ट्री बोरिंग से इंटरेस्टिंग बनने वाली है। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का, पेज नंबर 3 एनसीईआरटी का, कि वो क्या कहता है। देखो, पेज नंबर 3 एनसीईआरटी में कहा गया है, ये पिक्चर बनी हुई है, इस पिक्चर का क्या डिस्क्रिप्शन है नीचे इजी लैंग्वेज में समझते हैं। देखो, 1848 में फेडरिक सोरो ने एक आइडिया विजन दिखाया जहां सब कंट्रीज डेमोक्रेटिक, ठीक है, सोशल रिपब्लिक है वहां पर इस इमेज में। एंड इस इमेज में यूरोप एंड अमेरिका के लोग एक साथ मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं, राइट। अब देखो, वो क्या शो कर रहे हैं, लिबर्टी को एक फीमेल फिगर के रूप में दिखाया गया है। यहाँ पे लिबर्टी को एक फीमेल फिगर के रूप में दिखाया गया है, जिसके हाथ में एनलाइटमेंट की टॉर्च एंड राइट्स के करेक्टर हैं, राइट। यहां तक क्लियर हुआ। अब देखो, नीचे दिए हुए सिंबल्स एब्सोल्यूटिस्ट रूल को शो करते हैं, जिसका मतलब होता है ऐसे रूलर्स या गवर्नमेंट जिनके पास पूरी पावर होती है बिना किसी की रिस्ट्रिक्शन के, वो होता है एब्सोल्यूटिस्ट रूल, ठीक है। अब देखो, आप आ जाओ एनसीईआरटी के पेज नंबर 4 पर। दिस पैराग्राफ, इसका क्या ब्रीफ है समझते हैं। नेशनलिज्म को किसने स्ट्रांग बनाया, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने। यानी कि फ्रांस में मोनार्की को हटाकर, मोनार्की होता है किंग्स और क्वींस के पास पावर होती है, फ्रांस में मोनार्की को हटाकर पावर किसको दी, लोगों के हाथ में पावर दी। अब यहां से न्यू आइडियाज जनरेट हुए, किस किस के, लिबर्टी के, इक्वालिटी के, नेशनलिज्म स्प्रेड हुआ। और नेपोलियन बोनापार्टे जो थे, उन्होंने यूरोप में नेशनलिज्म के आइडियाज फैलाए। इनके बारे में आगे हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। सो आपने पेज नंबर 4 का पैराग्राफ तो देखा, जो उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था, राइट। उसके साइड में एक सोर्स बॉक्स दिया हुआ है पेज नंबर 4 पे, एर्नेस्ट रेनन व्हाट इज नेशन। इसको समझो कि एर्नेस्ट रेनन नेशन को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, राइट। केस स्टडी पढ़ोगे, इंटरेस्टिंग से पढ़ोगे एसएसटी, तो कभी बोरिंग नहीं लगेगी। इसको समझो ये क्या कह रहे हैं। सोर्स ऑफ बॉक्स आपको दिया हुआ है एर्नेस्ट रेनन का, जिसमें लिखा हुआ व्हाट इज नेशन। उन्होंने नेशन को कैसे डिस्क्राइब किया वो देखते हैं। देखो, उनके अकॉर्डिंग नेशन एक फीलिंग है, यूनिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री की, राइट। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। इन्होंने कहा है नेशन सिर्फ लैंग्वेज या रिलीजन से नहीं बनता, राइट। नेशन किससे बनता है, लोगों की कॉमन पास्ट प्लस साथ रहने की इच्छा या विल होगी उनकी, तभी नेशन बन पाएगा, राइट। अब देखो, उन्होंने नेशन को डेली क्या कहा था, उन्होंने टर्म देखो, उन्होंने नेशन को डेली पेबिस्काइट बोला, यानी कि रोज लोगों का कंसेंट जरूरी है, लोगों का कंसेंट डेली इंटरवल्स में लो। मतलब नेशन तभी बनता है जब लोग मिलकर फ्यूचर बिल्ड करना चाहते हो। एक बंदा नेशन नहीं बना सकता, लोगों का कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमें किसने कहा है, एर्नेस्ट रेनन ने। किसमें, जब उन्होंने कहा था व्हाट इज नेशन अपने अकॉर्डिंग, राइट। पेज नंबर 5 ऑफ एनसीईआरटी, हेडिंग है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। इस पूरे पैराग्राफ में आपको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ क्या कहा गया है, ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग है। पेज नंबर 5 में द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ द नेशन में आपको क्या कहा गया, सिंपल लैंग्वेज में समझो। अब पावर जो है वो मोनार्की के पास नहीं है, लोगों के पास है, सिटीजन्स के पास है। एंड उन्हें ला पैट्रे फादरलैंड और ला सिट्रियन सिटीजन से यूनिटी का आइडिया आया, ठीक है। फ्रांस ने यूरोप में भी फ्रीडम एंड नेशनलिज्म स्प्रेड किया। फ्रांस ने अपने साथ साथ यूरोप में भी फ्रीडम एंड नेशनलिज्म को स्प्रेड किया, उसके मैसेजेस को स्प्रेड किया, राइट। तो दैट वाज ऑल अबाउट फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ पेज नंबर 5। उसके बाद आज जो एक फिगर बनी हुई है उस पेज पे, पेज नंबर 5 पे फिगर 2 लिखा हो, इसके ऊपर समझो वो क्या कह रही है। देखो, ये इमेज एक जर्मन एल्मेनिक का कवर है। एल्मेनिक क्या होती है पता है, डायरी, पता है ना।
तो ये जो इमेज है ये जर्मन एल्मेनिक का कवर है जो ब्लू कलर की बनी हुई है, जो एंड्रियस रैबमान ने बनाया था। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था इसमें, स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल दिखाया गया है, जहां लोग फोर्ट्रेस पर अटैक कर रहे हैं, गद्दी के लिए किलों पर अटैक कर रहे हैं। साइड में एक और फोर्ट दिखाकर जर्मनी के रूल को प्रेजेंट किया गया है। अब इसका मैसेज क्या है, लोगों को अपनी फ्रीडम खुद लेनी चाहिए। वो कहते हैं अपनी फ्रीडम खुद लो, अपनी फ्रीडम के लिए खुद फाइट करो। देखो पेज नंबर 6 पे एक बहुत ही छोटा सा आइडिया आपको समझाया हुआ है। नेपोलियन बोनापार्ट जो थे उन्होंने यूरोप में रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। कैसे रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए, उन्होंने नेपोलियन कोड से इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून से पहले इक्वालिटी एंड प्रॉपर्टी राइट्स दिए। किन्होंने दिए, नेपोलियन बोनापार्टे ने दिए। अब उन्होंने फीडियल सिस्टम खत्म किया और पीजेंट्स को फ्रीडम मिली। पीजेंट्स कौन थे, वहां के पुअर लोग, किसान लोग, राइट। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन हटाई एंड ट्रेड इजी किया, राइट। अब उन्होंने क्या किया, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इंप्रूव हुए एंड जिससे बिजनेस एंड इकोनॉमी ग्रोथ हुई, राइट। अब आप अपने एनसीईआरटी का पेज नंबर 7 उसका ब्रीफ देखो। नेपोलियन बोनापार्टे के रूल में कुछ लोगों को फ्रीडम्स एंड रिफॉर्म्स मिले, लेकिन क्या हुआ, बिजनेस एंड ट्रेड इंप्रूव हुए। उसके बाद लोग जो थे वो फ्रेंच रूल से नाराज होने लग गए। लोगों का तो काम ही नाराज होना है, बिन बात के नाराज होते हैं, बिन बात के नहीं किसी बात पे नाराज हुए थे, ध्यान से पढ़ लो। लेकिन बाद में लोग फ्रेंच रूल से नाराज हो गए। क्यों नाराज हो गए भाई, हाई टैक्सेस थे, सेंसरशिप थी और वहां पे फोर्स्ड आर्मी रिक्रूटमेंट बढ़ गया। फोर्सफुली कहने लग गए कि आर्मी में रिक्रूटमेंट करो। अब देखो इसलिए इनिशियल सपोर्ट, जो इनिशियल सपोर्ट हो रहा था वो चेंज हो गया किसमें, हॉस्टिलिटी में। हॉस्टिलिटी का मतलब पता है क्या होता है, दुश्मनी। अब आप समझो पेज नंबर 8 के अपर पैराग्राफ के बारे में, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यहां से चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। पेज नंबर 8 का पैराग्राफ आपको क्या कह रहा है, 18th सेंचुरी में नेशन स्टेट्स एग्जिस्ट नहीं करते थे। क्या कहते थे लोग, रिलीजन अलग अलग, किंगडम्स एंड एम्पायर्स उनके अलग अलग थे, वो भी डिवाइडेड थे, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे लोग, उनकी आइडेंटिटी कॉमन नहीं थी। जैसे हम कहते हैं ना एक नेशन के थे, वो नहीं थे। हैब्सबर्ग एम्पायर क्या है, एक एग्जांपल है जहां डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स रहते थे। वो क्या था, उनकी सिर्फ एम्परर के साथ लॉयलिटी थी, नेशन के साथ नहीं। नेशनलिज्म के साथ उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनकी जो लॉयलिटी थी वो किसके लिए लॉयल थे, सिर्फ और सिर्फ अपने एम्परर के लिए। तो दैट वाज ऑल अबाउट इन द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस पैराग्राफ में आपको ये समझाया गया है। नेक्स्ट वाला पैराग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग, समझते हैं। देखो पेज नंबर 8 और 9 पे पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। इतने इंटरेस्टिंग वे में ना तुम्हें कोई भी नहीं पढ़ाएगा, इसलिए पढ़ा रही हूँ तो ध्यान से समझो। मैं साथ साथ रिवीजन टेस्ट भी लेती रहती हूँ लेक्चर्स के बीच में, और मेरे साथ जो बच्चे जुड़े हैं ना मुझे साथ के साथ रिवर्ट करते हैं, साथ के साथ कमेंट करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम साथ के साथ नोट्स लिखते रहो, जो जो कीवर्ड्स बता रही हूँ बुक में लिखते रहो। और याद देखो देखो द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास क्या कह रही थी, यूरोप में सोसाइटी को दो पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया था, अरिस्टोक्रेसी एंड पीजेंट्री। अरिस्टोक्रेसी में पावरफुल एंड रिच लोग थे, लेकिन पीजेंट्री में बेचारे किसान लोग, पुअर लोग। ठीक है, पी से पीजेंट्री, पी से पुअर, याद रखना। देखो अरिस्टोक्रेट्स कौन थे, वो पावरफुल थे, उनके पास प्रिविलेजेस थे, स्पेशल प्रिविलेजेस थे। लेकिन जो बेचारे पीसेंट्स थे ये ज्यादा पॉपुलेशन में थे और ये लोग अरिस्टोक्रेट्स के लिए काम करते थे। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, इंडस्ट्रीज आई, तो न्यू क्लासेस आ गई। कौन कौन सी दो क्लासेस आई, स्कूल वाली क्लासेस नहीं, लोगों की क्लासेस। दिमाग मत चलाओ, यहाँ देखो। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो दो न्यू क्लासेस आई, वर्किंग क्लास एंड मिडिल क्लास। अब क्या हुआ, एजुकेटेड मिडिल क्लास में जो लोग थे उन्होंने नेशनलिज्म एंड यूनिटीज के आइडियाज को प्रमोट किया, लोगों को समझाना शुरू किया कि क्या नेशनलिज्म है, हमें यूनिटी कैसे बेनिफिट दे सकती है, राइट। तो दैट वाज ऑल अबाउट द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। समझ आया, अरिस्टोक्रेसी के बारे में भी और न्यू मिडिल क्लास भी है। जब न्यू मिडिल क्लास आई तो उन्होंने क्या आइडिया स्प्रेड किए, नेशनलिज्म एंड यूनिटी के। अरिस्टोक्रेसी कौन थे, पावरफुल लोग थे जिनके पास स्पेशल प्रिविलेजेस थे। एंड
पीजेंट्री कौन थे? बेचारे पुअर लोग, किसान लोग, जो किनके लिए काम करते थे? अरिस्टोक्रेट्स के लिए। आई होप इट्स क्लियर टू यू। यूरोप में 3 पावरफुल आइडियाज ने पूरी की पूरी हिस्ट्री बदल दी। लिबरल्स चाहते थे फ्रीडम, कंजर्वेटिव चाहते थे ओल्ड किंग को वापस, एंड रेवोल्यूशनरीज चाहते थे पूरा का पूरा चेंज। और इन्हीं आइडियाज की क्लैश में यूरोप ने नेशनलिज्म को जन्म दिया। आज हम इस कंसेप्ट को इतना इजी वे में समझेंगे कि एग्जाम में आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। और लास्ट में मैं इसकी अपनी स्पेशल ट्रिक भी बताऊंगी, तो ध्यान से समझना। तो अब इसको समझते हैं। बहुत से बच्चे लिबरल वर्ड को बहुत लाइटली लेते हैं, मीनिंग पता नहीं होता। जैसे वर्ड, जैसे क्वेश्चन में आपने देखा लिबरल लिखा है, जो कहानियां बनाने लगते हो, कहानियां नहीं बनानी। अब रट्टा सिस्टम आपका ऑफ है, बच्चे के कंसेप्ट देखे जाते हैं बोर्ड में, समझ रहे हो? ध्यान से समझो। लिबरल वर्ड का क्या मीनिंग होता है? आपकी जो हेडिंग है वो है व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड्स फॉर। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लिबरल के बारे में लिखे, नेशनलिज्म के बारे में लिखे। देखो, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। अब इसमें क्या है? लिबरल का मीन्स होता है फ्रीडम प्लस इक्वालिटी प्लस राइट। फटाफट नोट डाउन करो, इस पैराग्राफ के आगे बुक में लिख लो, लिबरल इज इक्वल टू फ्रीडम प्लस इक्वालिटी प्लस राइट। जब भी लिबरलिज्म की बात होगी, तीनों पॉइंट के बारे में लिख देना, फिर चाहे कहानियां लिख देना, लेकिन कहानी भी फैक्ट बेस्ड लिखना। देखो, लिबरलिज्म का मेन फोकस है फ्रीडम, इक्वालिटी एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। अब ये क्या है? यहाँ पर वोटिंग राइट जो थे वो सफरेज, यानी कि राइट टू वोट सिर्फ सबको नहीं मिलते थे। सफरेज वर्ड का मतलब है राइट टू वोट। ये राइट टू वोट सबको नहीं था, वहां पर वुमेन्स एंड पुअर लोगों को एक्सक्लूड किया गया था पॉलिटिकल राइट से। अब देखो, इकोनॉमिक लेवल पर हमारा ट्रेड फ्री हुआ और मार्केट को फ्रीडम के लिए सपोर्ट किया गया, मार्केट फ्रीडम दी गई। जर्मनी में यहाँ पर एक सोर्स बॉक्स बना हुआ, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। जर्मनी में ज़ोलवेरन यानी कि कस्टम यूनियन में ट्रेड बैरियर्स हटाकर यूनिटी एंड नेशनलिज्म को स्ट्रॉन्ग किया। अब ये क्या है? इसकी ट्रिक फटाफट इसके आगे लिख लो। ज़ोलवेरन इज इक्वल टू नो टोल, यानी कि ट्रेड इजी हो चुका था। ठीक है, तो समझ आया लिबरल का मीन्स क्या है। यहाँ पर फ्रीडम, इक्वालिटी, राइट की बात हो रही है। लिबरलिज्म का मेन फोकस है कि फ्रीडम, इक्वालिटी और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट मिले। यहाँ पे सफरेज, राइट टू वोट सबको नहीं दिए गए थे, वुमेन एंड पुअर लोगों को एक्सक्लूड किया गया था। इकोनॉमिक लेवल पर ट्रेड फ्री हुए। उसके बाद हमने ज़ोलवेरन यानी कस्टम यूनियन के बारे में बात करी, जिसमें नो टैक्स और ट्रेड को इजी किया गया। दैट वाज ऑल अबाउट लिबरलिज्म। ठीक है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 10 में सोर्स बी के नीचे आपको एक क्वेश्चन दिया है, डिस्कस से। देखो, डिस्कस द पॉलिटिकल एंड द लिस्ट होप्स टू अचीव थ्रू इकोनॉमिक मेजर्स। तुम्हें क्वेश्चन ही नहीं समझ आया होगा, नहीं आया ना समझ, सच बता दू, क्वेश्चन समझो। देखो, यहाँ पर कह रहे हैं जो लिबरल्स थे, लिबरल्स कौन थे? जो फ्रीडम चाहते थे, इक्वालिटी चाहते थे, इकोनॉमिक चेंजेस के थ्रू कौन से पॉलिटिकल गोल्स को अचीव करना चाहते थे, ये क्वेश्चन का मतलब है। अब इसका आंसर देखो, लिबरल्स कौन थे? लिबरल्स एक यूनाइटेड नेशन बनाना चाहते थे जहां सब एक जैसे हो। वो ट्रेड बैरियर्स हटाकर देश को इकोनॉमिकली जोड़ना चाहते थे, एक बनाना चाहते थे। फ्री मूवमेंट्स ऑफ गुड्स, पीपल एंड कैपिटल से अपनी यूनिटी बनाना चाहते थे। सेम करेंसी, वेट्स एंड मेजर लाकर सिंपल सिस्टम बनाना चाहते थे। अब उनका क्या इरादा था? एक ट्रिक लिख लो साइड में, इकोनॉमिक यूनिटी, नेशनल यूनिटी, देन पॉलिटिकल फ्रीडम। समझ आया? पहले इकोनॉमिक में यूनिटी होगी, नेशन में यूनिटी तभी आएगी, तभी पॉलिटिकल फ्रीडम हमें मिलेगी। तो दैट वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। पेज नंबर 10 एंड 11 ऑफ एनसीईआरटी। फटाफट आज जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझो चीजों को। देखो, 1815 के बाद कंजर्वेटिज्म कैसे आया? देखो, 1850 में नेपोलियन की डिफीट के बाद, उसकी हार के बाद यूरोपियन गवर्नमेंट ने कंजर्वेटिज्म अडॉप्ट किया। वो कैसे? जिसका एम था ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक मोनार्की, चर्च एंड सोशल एनार्की को प्रोटेक्ट करना था। अब वो क्या चाहते थे? पुराना सिस्टम तो वापस आए। देखो, कंजर्वेटिव चेंज के अगेंस्ट नहीं थे ये लोग, पर वो चाहते थे चेंजेस स्लोली हो। एकदम चेंजेस वो भी नहीं चाह रहे थे, वो थोड़ा सा रेवोल्यूशन कंट्रोल भी चाह रहे थे अपना। ठीक है, 1850 में कांग्रेस ऑफ वेना हुई, जिसमें ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया ने यूरोप में स्टेबिलिटी लाने के लिए डिसीजन लिए। अब क्या हुआ था?
फ्रांस में बॉर्बन डायनेस्टी क्रिएट किया ताकि कोई एक कंट्री ज्यादा पावरफुल ना बन सके, उनपे कंट्रोल रहे। आप देखो, और साथ ही कंजर्वेटिव रूलर्स, जो यहाँ पर कंजर्वेटिव रूलर्स थे, जो पुराने सिस्टम को वापस लाना चाह रहे थे, उन्होंने रेवोल्यूशन को सप्रेस करके पीस एंड ऑर्डर मेंटेन किया। इसकी शॉर्टकट ट्रिक बताऊं तो कंजर्वेटिज्म लिखने के बाद सीधा लिखो कंजर्वेटिज्म इज इक्वल टू पुराना सिस्टम वापस प्लस रेवोल्यूशन कंट्रोल। मतलब वो पुराना सिस्टम भी वापस चाहते थे और चाहते भी थे कि उनका रेवोल्यूशनरी कंट्रोल रहे, वो थे कंजर्वेटिज्म, राइट। आज अब हम करेंगे पेज नंबर 12 का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द रेवोल्यूशनरीज। सिर्फ और सिर्फ यही तक कराऊंगी। जब आपके यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो जाए तब मेरा नेक्स्ट पार्ट देखना, उससे पहले मत देखना। पहले हिस्ट्री के बेस को समझो। इनके तीन इंपॉर्टेंट पार्ट, जो लिबरल्स आए, कंजर्वेटिव्स आए, रेवोल्यूशनरीज आए, इन्हें समझो, तभी आगे का चैप्टर आपको समझ आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे ये पढ़ते हैं। पेज नंबर 3 से लेकर जहां से चैप्टर स्टार्ट हुआ है पेज नंबर 12 द रेवोल्यूशनरीज तक के लिए आपको सारी मैं सुपर ट्रिक बताऊंगी इसके बाद, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। देखो, द रेवोल्यूशनरीज कौन थे? 1815 के बाद रिप्रेशन के डर से लिबरल नेशनलिस्ट जो थे वो अंडरग्राउंड हो गए, ठीक है। उन्होंने क्या किया, सीक्रेट सोसाइटीज बनाई, सीक्रेट सोसाइटीज बनाई जहां पे लोगों को ट्रेन किया और अपने आइडिया स्प्रेड किए। उनका एम था मोनार्की को अपोज करना, ठीक है, और फ्रीडम प्लस नेशन स्टेट बनाना। आप देखो, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी आए थे जिनका नाम था ग्यूसेपी मैजिनी। इन्होंने क्या किया था, ये एक इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी थे जिन्होंने यंग इटली एंड यंग यूरोप से सोसाइटी बनाई थी। आप देखो, मैजिनी एक यूनाइटेड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक चाहता था, इसीलिए रूलर्स उसे डेंजरस मानते थे। वो बहुत पावरफुल था, उसकी सोच ही रेवोल्यूशनरी वाली थी, चेंज करने वाली सोच थी उसकी। मैजिनी जो थे वो एक यूनाइटेड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना चाहते थे, इसीलिए उनका बहुत डर था लोगों में। लोग उनसे डरते थे, उनकी सोच से डरते थे, उनके रेवोल्यूशन लाने से डरते थे। अब इसका कीवर्ड लिखो, सीक्रेट सोसाइटीज, द रेवोल्यूशन में द सीक्रेट सोसाइटीज प्लस मैजिनी। जब मैजिनी आए, द रेवोल्यूशनरी आए, नेशन स्टेट का स्ट्रगल। आप लोगों का अब आता है फेवरेट पार्ट, यानी कि मैंने जो फर्स्ट लेक्चर से लेकर पेज नंबर 3 से लेकर 12 तक का जो एनसीईआरटी का आपका चैप्टर कराया है, उसका पूरा निचोड़, उसकी पूरी ट्रिक देख लो। ये मैंने खुद बनाई हुई है, मेरे स्पेशल कीवर्ड्स हैं, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। जो मेरे साथ दूसरे स्टूडेंट जुड़े हैं उन्हें पता है, मैम ये जो ट्रिक सिखाती है ना, हमारे दिमाग में फीड हो जाती है चीज। तो तुम भी इस चैप्टर को द रेवोल्यूशनरी तक फीड कर लो, फटाफट देखो। सबसे पहले ट्रिक, गुरविन स्पेशल कीवर्ड्स इज हियर। देखो, पहला है नो नेशन ओनली किंगडम। पहले यूरोप नेशन स्टेट्स नहीं थे, सिर्फ किंगडम एंड रूलर्स थे, क्लियर। सेकंड देखो, अरिस्टोक्रेसी वर्सेस पीसेंट्री। अरिस्टोक्रेसिस लोग कौन थे, रिच रूल, और पीसेंट्री पुअर प्लग, ठीक है। अब देखो, फ्रेंच रेवोल्यूशन का इंपैक्ट। फ्रेंच रेवोल्यूशन का इंपैक्ट आया, लिबर्टी इज इक्वल टू स्टार्ट ऑफ नेशनलिज्म, शुरू हो गया नेशन बनना। नेशन बनने में सबसे पहले लोग आए थे लिबरलिज्म, लिबरल लोग आए थे, लिबरल्स इज इक्वल टू फ्रीडम लवर्स, ये आपको बताया था मैंने बहुत अच्छे से। फिफ्थ पॉइंट लिखो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम में क्या थी, ट्रिक याद रखनी है इसकी, टू मैनी टैक्सेस इज इक्वल टू नो ग्रोथ। बहुत ज्यादा टैक्सेस थे, ग्रोथ नहीं थी। फिर मैंने आपको नाम याद रखने के लिए कहा था जोलवेरन, यानी कि उन्होंने नो टैक्स कर दिए, ट्रेड को इजी कर दिया था, याद रखना है। तो किंग्स यानी पुराना सिस्टम वापस लो, लेकिन अपना रेवोल्यूशन कंट्रोल भी जमाना चाह रहे थे। आप देखो, सेवेंथ है वेना कांग्रेस 1815, यानी कि नेपोलियन के जो चेंजेस थे उनको अंडू कर दो, नेपोलियन के चेंजेस को हटा दिए। अब आपके आए हैं रेवोल्यूशनरीज, मतलब सीक्रेट फाइट फॉर फ्रीडम। ये सीक्रेट सोसाइटीज बना के फ्रीडम के लिए फाइट करना चाह रहे थे। इनमें एक इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी का मैंने आपको नाम याद करने के लिए कहा था, गियुसेपी मैजिनी। गियुसेपी मैजिनी जो थे वो यूनिटी मशीन के नाम से जाने गए थे। आप देखो, पूरे चैप्टर में आपने क्या देखा, फ्रांस, फिर फ्रीडम, फिर प्रॉब्लम्स आई, फिर यूनिटी हुई, फिर फाइट हुई, एंड देन नेशन स्टेट्स बने। मुझे फटाफट बताओ, लिबरल्स,
कंजर्वेटिव एंड रेवोल्यूशनरी में से आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था? ये था चैप्टर नंबर 1, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट 1। वीडियो को सेव करो एंड फॉलो करो, क्योंकि पूरा चैप्टर इजी ट्रिक प्लस स्टोरी मोड में कंप्लीट करेंगे। सो मिलने हैं नेक्स्ट वीडियो।